नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 13 सितंबर 2021 और स्वागत है आपका एडिटोरियल डिस्कशन में। आज 3 इश्यूज हम डिस्कस करेंगे। देखो, ये जो इशू है ना 9/11 के 20 साल अटैक को हो गए हैं, इसमें भी अफगान सिचुएशन का ही जिक्र किया गया है कि यूएसए अफगानिस्तान को छोड़ के चला गया। यूएसए बोलता है कि तालिबान जो है वो अब मेजर थ्रेट नहीं है, तालिबान के साथ हम इंटेलिजेंस शेयर करेंगे। तो राइटर कहते हैं तालिबान देखो वही तालिबान है जिसके अलकायदा के साथ लिंक है। इवन इस्लामिक स्टेट भी अफगानिस्तान में कोई अलग से ऑर्गेनाइजेशन नहीं है जिसका इस्लामिक स्टेट बगदादी के साथ लिंक हो। इस्लामिक स्टेट को पाकिस्तान ने क्रिएट किया है ताकि अफगानिस्तान में कोई अटैक होता है, बम ब्लास्ट होता है जिसमें सिविलियंस की डेथ होती है, तो तालिबान के ऊपर से रिस्पॉन्सिबिलिटी को हटाया जा सके, मना किया जा सके कि हमने नहीं किया, इस्लामिक स्टेट ने किया है। इस्लामिक स्टेट में जो लोग हैं वो वही हैं जो तालिबान से डिफेक्ट हुए हैं। मतलब ये सारी बातें बोली जाती हैं, ऑलरेडी ओवर सैचुरेटेड है ये जो इशू है। अब एग्जाम पर्सपेक्टिव से इतना इंपॉर्टेंट नहीं क्योंकि डेली बेसिस पे आर्टिकल्स आते रहते हैं। 3 इश्यूज जो हम आज डिस्कस करेंगे, एक सबसे पहले हम लाइव मिंट का आर्टिकल डिस्कस करेंगे एडिबल ऑयल से संबंधित, दूसरा हिंदुस्तान टाइम्स का आर्टिकल हम डिस्कस करेंगे ब्रिक्स से संबंधित, और तीसरा हिंदू का आर्टिकल डिस्कस करेंगे न्यूक्लियर पॉलिसी से संबंधित। देखो, ये जो अगर इशू आपको डिस्कस करना हो ना, अपना जो दूसरा चैनल है सुमित वाला, वहां पर कल एक इशू डिस्कस किया था कि 9/11 को 20 साल पूरे हो चुके हैं। क्या यूएसए का जो वार ऑन टेरर था उससे टेररिज्म खत्म हुआ या फिर नया जो टेररिज्म है वो पनप गया? आज वर्ल्ड कहां खड़ा है वार ऑन टेरर के स्टार्ट होने के 20 साल बाद, यानी 9/11 के 20 साल बाद? तो ये जो इशू अगर आपको डिस्कस करना हो तो अपना जो दूसरा चैनल है सुमित वाला, वहां पे आप इस इशू को डिस्कस कर सकते हो। अभी चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल सरकार के द्वारा एडिबल ऑयल के प्रोडक्शन को इंक्रीज करने से संबंधित है। आप जीएस पेपर 3 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, 2022-2023 मार्केटिंग सीजन के लिए सरकार ने रबी क्रॉप्स के लिए एमएसपी को अनाउंस किया। सरकार पहले से विभिन्न क्रॉप्स के लिए एमएसपी अनाउंस कर देती है ताकि फार्मर्स उसी हिसाब से डिसीजन ले सकें कि उन्हें कौन सी क्रॉप उगानी है, कौन सी नहीं उगानी है। और देखने वाली बात यह है कि वीट का जो एमएसपी है ना, वो सरकार ने पिछले साल के अपेक्षाकृत सिर्फ 2% इंक्रीज किया है, जबकि रेपसीड मस्टर्ड का जो एमएसपी है ना, वो सरकार ने पिछले साल के अपेक्षाकृत इंक्रीज किया है 8.6%। इसका मतलब तो साफ साफ ये हुआ ना कि सरकार चाहती है कि किसान जो हैं वो सीरियल क्रॉप्स जैसे वीट, राइस, इनके बजाय जो एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स हैं वो ज़्यादा उगाएं। इसका रीज़न देखो ये है, हमारे देश में एक तरफ जो ये सीरियल क्रॉप्स है ना, वीट एंड राइस, ये तो बहुत ज़्यादा मतलब सरप्लस में हैं, जबकि दूसरी तरफ देखो एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स जैसे मस्टर्ड है यानी सरसों हैं, इनको हम इंपोर्ट करते हैं और इनके इंपोर्ट पर हमारा खर्चा भी काफ़ी ज़्यादा होता है। 2020-2021 के फाइनेंशियल ईयर की हम बात करें, इंडिया ने कितना एडिबल ऑयल इंपोर्ट किया था? $11 बिलियन, यानी 80,000 करोड़ का एडिबल ऑयल हमने दूसरे देशों से इंपोर्ट किया था। अगर हम एडिबल ऑयल के मामले में सेल्फ सफिशिएंट होते तो हमारी फॉरेन करेंसी भी बचती और हमें एडिबल ऑयल के लिए दूसरे देशों के ऊपर डिपेंड भी नहीं होना पड़ेगा। देखो, हम इतना ज़्यादा एडिबल ऑयल तब इंपोर्ट कर रहे हैं जबकि एडिबल ऑयल के जो दाम है ना वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुके हैं। जुलाई 2020 और जुलाई 2021 से एक साल में एडिबल ऑयल के दाम 32.5% बढ़ गए हैं। तो इतना सारा पैसा दूसरे देशों को देने से तो अच्छा है ना हमारे देश में एडिबल ऑयल प्रोड्यूस हो और हम सेल्फ सफिशिएंट हो और इसके लिए किसानों को उनकी फसलों के उचित दाम भी मिले। बट मस्टर्ड की बात पर राइटर देखो एक बात ये बोलते हैं, ये बात ठीक है कि सरकार ने इस साल मतलब 2022-2023 के सीजन के लिए मस्टर्ड का जो एमएसपी है वो 8.6% इंक्रीज कर दिया है। बट दिक्कत ये है ना, सरकार मस्टर्ड को प्रोक्योर नहीं करती है जबकि सरकार वीट को प्रोक्योर करती है। इसलिए वीट उगाना किसानों के लिए सेफ बेट है। उन्हें लगता है कि चलो दाम बेशक थोड़े बड़े हैं लेकिन हमारी फसल सरकार प्रोक्योर तो करेगी। लेकिन मस्टर्ड में सरकार ने एमएसपी तो ज़्यादा इंक्रीज कर दिया लेकिन किसानों को सेफ नहीं लगता। उन्हें लगता है कि दाम बढ़ाने से क्या होता है, अगर कोई खरीदने को तैयार ही नहीं होगा यानी सरकार उसे प्रोक्योर ही नहीं करेगी। ये दिक्कत है। अब पाम ऑयल की बात कीजिए।
जब सरकार ने आत्मनिर्भर भारत अभियान लॉन्च किया था ना, तो उस अभियान के अंतर्गत 11,000 करोड़ का एक नेशनल एडिबल ऑयल मिशन ऑयल पाम अनाउंस किया था। ये देखो सरकार का एक सही दिशा में बहुत ही अच्छा स्टेप था। ये जो पाम ऑयल की फसल होती है ना, काफ़ी अच्छी प्रोडक्टिविटी देती है। अगर अच्छी फार्म प्रैक्टिसेस को फॉलो किया जाए तो 1 हेक्टेयर में पाम ऑयल की फसल की 4 टन ऑयल की प्रोडक्टिविटी हो सकती है। 1 हेक्टेयर 4 टन ऑयल की प्रोडक्टिविटी पाम ऑयल की फसल की। बट देखो ये जो फसल होती है बहुत ज़्यादा वाटर इंटेंसिव होती है, काफ़ी पानी चाहिए, ह्यूमिडिटी भी चाहिए। हर मंथ 150 mm रेनफॉल की आवश्यकता होती है, और जहाँ पर टेम्परेचर 20 डिग्री से 33 डिग्री के बीच में है वहाँ पे ये फसल ज़्यादा अच्छे से उगती है। नेशनल रीअसेसमेंट कमेटी 2020 ने आइडेंटिफाई किया था हमारे देश में 28 लाख हेक्टेयर का एरिया ऐसा है जो इन कंडीशंस को फुलफिल करता है। यानी हमारे देश में 28 लाख हेक्टेयर का एरिया है जहाँ पे पाम ऑयल वाली क्रॉप को उगाया जा सकता है। और अभी देखो 28 लाख हेक्टेयर में से सिर्फ 3.5 लाख हेक्टेयर पर पाम ऑयल वाली फसल की खेती हो रही है। तो काफ़ी सारा जो पोटेंशियल है वो अभी यूटिलाइज नहीं हो रहा है, उसे यूटिलाइज करना बाकी है। और ये जो पोटेंशियल यूटिलाइज करना बाकी है, इसमें से देखो 34% एरिया तो नॉर्थ ईस्ट के स्टेट्स में है, खास करके असम में। उसके बाद 19% एरिया आंध्र प्रदेश में है, और सबसे लास्ट में 16% एरिया तेलंगाना में है। तो ये जो मिशन सरकार ने लॉन्च किया था NEOMOP, ये देखो 2025-2026 आते आते 6.5 लाख हेक्टेयर और एरिया पाम ऑयल वाली फसल के अंडर लेकर आएगा, जिसमें से 3.25 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वो नॉर्थ ईस्ट का होगा, और बाकी जो एरिया है वो देश के दूसरे पार्ट्स में होगा, खास करके तेलंगाना के इरिगेटेड लैंड्स। तो सब कुछ मिला के 2025-26 तक सिचुएशन ये हो सकती है हमारे देश में 1 मिलियन हेक्टेयर यानी 10 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वहाँ पर पाम ऑयल वाली फसल जो है वो उगाई जा रही होगी। राइटर कहते हैं गवर्नमेंट थोड़ा सा ज़्यादा और बोल्ड हो सकती थी। टारगेट ये हो सकता था कि 2025-26 आते आते 1 मिलियन हेक्टेयर की बजाय हमारे देश में 2 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है यानी 20 लाख हेक्टेयर का जो एरिया है वहाँ पर पाम ऑयल वाली जो फसल है वो उगाई जाती तो ज़्यादा अच्छा होता। तब जाके हम एडिबल ऑयल की प्रोडक्शन में ठीक ठाक मुकाम हासिल कर पाते। सेल्फ सफिशिएंसी तो देखो अभी भी बहुत दूर है। सेल्फ सफिशिएंसी एडिबल ऑयल के मामले में तब आएगी जब हम टोटल कुल मिला के 45 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो ऑयल सीड कल्टीवेशन के तौर पर डेवलप करेंगे। 45 मिलियन हेक्टेयर बहुत ज़्यादा है, ध्यान दीजिए यहाँ पे। हम पाम ऑयल की जब बात कर रहे हैं 2025-26 तक सिर्फ 1 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है ना वो पाम ऑयल कल्टीवेशन के अंडर आएगा। तो हम सभी ऑयल सीड्स कल्टीवेशन की बात कर रहे हैं। टोटल 45 मिलियन हेक्टेयर का जो एरिया है वो ऑयल सीड कल्टीवेशन के अंडर आना चाहिए, तब जाके हम सेल्फ सफिशिएंट होंगे। एडिबल ऑयल के मामले में हमें दूसरे देशों से इंपोर्ट नहीं करना पड़ेगा। बट देखो जब तक हमारे देश में किसान ज़्यादा फोकस सीरियल क्रॉप्स पर करेंगे यानी कि व्हीट राइस पर करेंगे, तब तक देखो एडिबल ऑयल को सरकार के द्वारा प्रमोट करना मुश्किल है। तो इसके जवाब में सजेशन राइटर के द्वारा ये दिया जाता है, जैसी सेफ्टी फार्मर्स को व्हीट एंड राइस उगाने में महसूस होती है कि सरकार इसे प्रोक्योर करेगी ही, वैसी ही सेफ्टी एडिबल ऑयल की क्रॉप्स उगाने में भी किसानों को मिलनी चाहिए, ताकि किसान बिना डरे एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स को उगा सकें। इसके अलावा उन्हें गुड प्लांटिंग मटेरियल, अच्छी इरिगेशन मैनेजमेंट की टेक्निक्स सिखाना, अच्छी फर्टिलाइजर्स उपलब्ध करवाना, या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करने के लिए जो भी अच्छी इनपुट्स चाहिए वो मुहैया करवाना, ये सरकार की प्रायोरिटी होनी चाहिए। वैसे ये जो बातें हैं वो पाम ऑयल के संदर्भ में बोली गई हैं, बट दूसरी जो एडिबल ऑयल वाली क्रॉप्स है ना, उनकी अगर प्रोडक्शन को इंक्रीज करना है तब भी आप ये जनरल पॉइंट्स जो हैं वो दे सकते हो। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया एडिबल ऑयल से संबंधित। चलते हैं आगे। नेक्स्ट आर्टिकल ब्रिक्स से संबंधित है। आप GS पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को कनेक्ट कर सकते हो। ब्रिक्स को बने देखो 15 साल पूरे हो गए हैं। 9 सितंबर को ब्रिक्स का एक वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ था, और इस बार जो चेयरमैनशिप थी वो इंडिया के पास थी। तो प्रधानमंत्री मोदी ने जब अपनी स्पीच दी ब्रिक्स के बारे में, उन्होंने कहा
देखो इसमें तो कोई दो राय नहीं, ब्रिक्स जो है वो इमर्जिंग इकोनॉमीज की एक बहुत ही ज़्यादा प्रभावशाली आवाज़ है। लेकिन ब्रिक्स की जो अचीवमेंट्स हैं उससे ब्रिक्स को सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं होना चाहिए, मतलब अपने आप में संतुष्ट नहीं होना चाहिए, बल्कि आने वाले 15 सालों में ब्रिक्स को प्रयास करने चाहिए कि और ज़्यादा रिजल्ट ओरिएंटेड जो आउटकम है उसे हासिल किया जा सके। इसके बाद राइटर बोलते हैं, चूंकि देखो 15 साल पूरे हो गए हैं ब्रिक्स को बने, ये एकदम बढ़िया मौका है ब्रिक्स के सामने क्या चैलेंजेस हैं और ब्रिक्स ने कौन कौन सी अपॉर्चुनिटीज खो दी हैं उनको एसेस करने का। ये जो वर्चुअल समिट ऑर्गेनाइज हुआ ना, ये इस कंटेक्स्ट में ऑर्गेनाइज हुआ, एक तरफ अफगानिस्तान में अब तालिबान काबिज हो गया है सत्ता पर और कोविड-19 की महामारी ने इकोनॉमिक सिचुएशन को काफ़ी ख़राब किया है। तो विभिन्न देशों ने अपनी अपनी बातें बोली, जैसे चाइना के राष्ट्रपति शी चिनफिंग ने ट्रू मल्टीलेटरलिज्म की बात बोली। मल्टीलेटरलिज्म मतलब जब दो या दो से अधिक देश एक कॉमन ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए काम करते हैं, जैसे देखो यूएन, आईएमएफ, इवन ब्रिक्स, ये सब एग्जाम्पल हैं मल्टीलेटरलिज्म के। तो शी चिनफिंग ने कहा कि देखो एक ऐसी कम्युनिटी बननी चाहिए जिसकी मेन थीम मानवता हो, मतलब उस कम्युनिटी में जो लोग हैं वो कॉमन फ्यूचर शेयर करते हो, ऐसी कम्युनिटी हमें बनाने की आवश्यकता है। मतलब ऐसी कम्युनिटी जिसमें विभिन्न देशों के बीच लड़ाई ना हो, मानवता का एक रिश्ता हो। बट देखो चाइना खुद तो एक्सपेंशनिस्ट पॉलिसी अपना रहा है। इंडिया के साथ लद्दाख रीजन में चाइना की टेंशन्स हैं, चाइना के जो ट्रूप्स हैं वो LAC से काफ़ी आगे आ गई हैं। इसकी एक अलग कहानी है जो हमने काफ़ी बार डिस्कस की है। इसके बाद आर्टिकल में अफगान सिचुएशन की बात की जाती है। ब्रिक्स समिट में क्या स्टैंड रहा ब्रिक्स लीडर्स का अफगान सिचुएशन पर। देखो जो ब्राज़ील और साउथ अफ्रीका जैसे देश है ना, इनको तो कुछ ज़्यादा लेना देना है नहीं अफगानिस्तान की सिचुएशन से, लेकिन बाकी 3 देश रशिया, चाइना, इंडिया, इनके तो गहरे इंटरेस्ट इन्वॉल्व हैं अफगानिस्तान में सिचुएशन से। तो ब्रिक्स के लीडर्स ने कमिट किया कि टेररिज्म के खिलाफ लड़ाई को प्रायोरिटी दी जाएगी, इंक्लूडिंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस। अफगानिस्तान टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस को रोका जाएगा कि वो अफगानिस्तान का इस्तेमाल ना कर पाएं दूसरे देशों के अगेंस्ट टेरर अटैक्स को कैरी आउट करने के लिए। ऐसी कमिटमेंट ब्रिक्स के टॉप लीडर्स ने जाहिर की। बट देखो दिक्कत वाली बात पता क्या है, चाइना तो बहुत जल्दबाजी में दिखा तालिबान गवर्नमेंट को रिकॉग्नाइज करने में। तालिबान के साथ एंगेज करने के लिए चाइना बहुत ज़्यादा इच्छुक था, जबकि विभिन्न देशों ने वेट एंड वॉच की रणनीति अपनाई हुई है। विभिन्न देश इंतजार कर रहे हैं कि तालिबान की सरकार की पॉलिसीज कैसी हैं, लेकिन चाइना तो इंतजार भी नहीं करना चाहता, चाइना तो तालिबान की पॉलिसीज देखना भी नहीं चाहता। ऊपर से देखो पाकिस्तान अफगान गवर्नमेंट को यानी तालिबान को प्रोक्सी के तौर पे इस्तेमाल करना चाहता है, तभी तो उनके ISI के चीफ गवर्नमेंट बनने से पहले, तालिबान की सरकार बनने से पहले अफगानिस्तान में गए। बट चाइना इस पर भी ध्यान नहीं दे रहा है। चाइना को बस एक चीज़ चाहिए, हमारे देश में जो उइगर मुस्लिम्स की ऑर्गेनाइजेशन है ना, जो आज़ादी चाहती है चाइना से, जिंगजियांग रीजन को चाइना से अलग करना चाहती है, उसको सपोर्ट ना करे तालिबान। इसके अलावा तालिबान कुछ भी करे हमें कोई लेना देना नहीं है, ऐसी चाइना की सोच है। इसके अलावा देखो UN सिक्योरिटी काउंसिल में रिफॉर्म्स के इशू पर भी बाकी जो ये 2 देश है ना, चाइना, रशिया, ये चुप हैं, ये अपनी पोजीशन को चेंज नहीं कर रहे हैं। पिछले 10 सालों से एक ही पोजीशन है चाइना और रशिया की कि हम ये बात समझते हैं कि ब्रिक्स में बाकी जो 3 देश हैं, साउथ अफ्रीका, ब्राज़ील और इंडिया, ये UN में बड़ा रोल प्ले करना चाहते हैं। इनकी एस्पायरेशन है UN में बड़ा रोल प्ले करने की, और चाइना और रशिया कहते हैं कि हम ये बात समझते हैं। बट इसके आगे चाइना और रशिया आगे नहीं बढ़े हैं, जबकि चाइना रशिया को कायदे से देखो सपोर्ट करना चाहिए कि बाकी देशों को भी मेंबरशिप मिले सिक्योरिटी काउंसिल में। बट ये तो देखो आइडियलिज्म वाली बात हो जाएगी। असल में तो नेशनल इंटरेस्ट मैटर करते हैं। तो चाइना और रशिया नहीं चाहते कि कोई और देश भी सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट मेंबर बने। अगर देखो हम ब्रिक्स के पिछले 15 साल के ट्रैक रिकॉर्ड को खंगाले ना, तो तीनों पिलर्स में, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक और सोशल, तीनों पिलर्स में जो एक्सचेंज हैं ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के बीच, वो इंक्रीज हुए हैं। चाहे वो कस्टम्स हो, डिजिटल हेल्थ हो, ग्रीन टूरिज्म हो, स्पेस हो, इन सभी क्षेत्रों में जो कोऑपरेशन है ब्रिक्स मेंबर कंट्रीज के बीच इंक्रीज हुआ है। इंडिया ने स्पेशल फोकस किया इस बार ब्रिक्स समिट में कि कैसे डिजिटल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाए सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स 2030 को अचीव करने के लिए। इसके बाद एक और इनिशिएटिव की बात की जाती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक, जो आज के समय में देखो काफ़ी ग्लोबल अटेंशन प्राप्त कर रहा है, क्योंकि इस बैंक ने अब रास्ते ओपन कर दिए हैं बांग्लादेश, UAE और उरुग्वे के
इस बैंक को ज्वाइन करने के लिए। आने वाले दिनों में और ज़्यादा देश ब्रिक्स के इस न्यू डेवलपमेंट बैंक को ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में राइटर ये कहते हैं, अगर देखो विभिन्न गवर्नमेंट्स आपस में कोई एग्रीमेंट साइन कर लेती है ना पार्टनर कंट्रीज के साथ, तो गवर्नमेंट तो इतने में ही खुश हो जाती है, लेकिन मैटर ये करता है कि जो एग्रीमेंट सरकारों ने आपस में मिलकर किया है उसकी इंप्लीमेंटेशन कैसे हो रही है, और उससे भी ज़्यादा मैटर ये करता है कि सिटीजन्स को उस एग्रीमेंट के इंप्लीमेंटेशन से कितना लाभ मिल पा रहा है। तो ब्रिक्स को भी जब एसेस किया जाए, ब्रिक्स की मीटिंग्स को जब एसेस किया जाए, तो यही यार्डस्टिक अपनाना चाहिए कि जो एग्रीमेंट्स साइन हुए हैं उससे ब्रिक्स के मेंबर कंट्रीज के सिटीजन्स को कितना ज़्यादा लाभ पहुंच रहा है। तो ये हमने पूरा आर्टिकल डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल न्यूक्लियर आर्मामेंट से संबंधित है। आप जीएस पेपर 2 के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। क्या कंटेक्स्ट है? देखो, नॉर्थ कोरिया ने अपने लार्जेस्ट फिसाइल मटेरियल प्रोडक्शन रिएक्टर को चालू कर लिया है। इस प्रोडक्शन रिएक्टर के जो ऑपरेशंस हैं वो बंद हो गए थे दिसंबर 2018 में, लेकिन अब नॉर्थ कोरिया ने अपने इसे फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करने का सबसे बड़ा जो रिएक्टर है ना, इसे फिर से स्टार्ट कर दिया है। तो विभिन्न एक्सपर्ट्स जो हैं वो अनुमान लगा रहे हैं, क्या नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड करना चाहता है। इवन इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने ये अंडरलाइन किया है कि योंगब्योन में ये जो नॉर्थ कोरिया का सबसे बड़ा फिसाइल मटेरियल प्रोड्यूस करने वाला रिएक्टर जो है ना, इसको रीस्टार्ट करना ये यूएन सिक्योरिटी काउंसिल रेजोल्यूशन का उल्लंघन है। वैसे देखो, जब ट्रंप और नॉर्थ कोरिया के शासक किम जोंग की मुलाकात हुई थी ना 2019 में, तो उस समय नॉर्थ कोरिया के शासक ने ये ऑफर दिया था ट्रंप को कि हम योंगब्योन वाला ये जो न्यूक्लियर रिएक्टर है ना, ये बंद कर देंगे, बदले में आपको इंटरनेशनल इकोनॉमिक सैंक्शंस नॉर्थ कोरिया के ऊपर से हटाने पड़ेंगे। वैसे इस योंगब्योन कॉम्प्लेक्स की जो कैपेसिटी है वो 5 मेगावाट की है, लेकिन देखो कुछ एक्सपर्ट्स ऐसे भी हैं जो बोलते हैं ये जो योंगब्योन कॉम्प्लेक्स फिर से स्टार्ट किया है ना नॉर्थ कोरिया ने, इतना ज़्यादा भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि नॉर्थ कोरिया ने बहुत सारे चोरी छुपे दूसरी लोकेशंस पर भी फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करने की जो फैसिलिटी है इस्टेब्लिश कर ली है। मतलब राइटर का ये कहना है सीधे शब्दों में कि योंगब्योन न्यूक्लियर रिएक्टर को फिर से स्टार्ट करना, इसका मतलब ये नहीं कि 2018 से लेकर अभी तक नॉर्थ कोरिया अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को एक्सपेंड नहीं कर रहा था, इस पर काम नहीं कर रहा था। नॉर्थ कोरिया ने और भी काफ़ी सारी लोकेशंस पर चोरी छुपे फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करने की जो फैसिलिटी है वो इस्टेब्लिश करके रखी है। तो इसलिए इस रिएक्टर को फिर से स्टार्ट करना इतनी भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट इवेंट नहीं है। बट देखो, फिर क्वेश्चन तो वही रह जाता है, फिर आखिरकार अगर दूसरी जगहों पर नॉर्थ कोरिया के पास फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करने की फैसिलिटी है, तो ये फिर योंगब्योन न्यूक्लियर रिएक्टर जो है वो फिर से स्टार्ट क्यों किया है, इसी पे कंफ्यूजन है। इसके बाद राइटर कहते हैं नॉर्थ कोरिया का जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है उस पर देखो हमेशा संशय रहता है कि नॉर्थ कोरिया आखिरकार करना क्या चाहता है। जून 2008 में नॉर्थ कोरिया ने डी न्यूक्लियराइजेशन के प्रति अपनी कमिटमेंट को जाहिर करने के लिए इस योंगब्योन न्यूक्लियर रिएक्टर में जो कूलिंग टावर था ना उसे उड़ा दिया, ताकि यूएस समेत बाकी जो मेजर कंट्रीज हैं उनके कंसर्न्स को एड्रेस किया जा सके। लेकिन यूएस और बाकी कंट्रीज इससे इंप्रेस नहीं हुई, क्योंकि उन्हें हमेशा से ये लगता है कि नॉर्थ कोरिया के पास और भी फैसिलिटीज़ हैं जहां पे नॉर्थ कोरिया फिसाइल मटेरियल को प्रोड्यूस करती है। बट देखो, बावजूद इसके उस समय जो यूएस के प्रेसिडेंट थे बुश, उन्होंने थोड़े बहुत सैंक्शंस हटा लिए थे नॉर्थ कोरिया से। लेकिन 2008 में योंगब्योन जो न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स है ना, वहां पर कूलिंग टावर को उड़ाने के बाद फिर भी कुछ महीने बाद नॉर्थ कोरिया ने इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के जो इंस्पेक्टर्स हैं उनको आने नहीं दिया योंगब्योन कॉम्प्लेक्स में। बाद में उन्हें एक्सपेल ही कर दिया अगले साल अप्रैल में, यानी 2009 में। तो उसके बाद नवंबर 2010 में अमेरिकन साइंटिस्ट हैकर ने यह कंफर्म किया कि नॉर्थ कोरिया ने जल्दी से योंगब्योन न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स में यूरेनियम को इनरिच करने की जो फैसिलिटी है वो डेवलप कर ली है। लास्ट में आर्टिकल में यह कहा जाता है, देखो अभी बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने प्रैक्टिकल रास्ता अपनाया है डी न्यूक्लियराइजेशन को इंश्योर करने के लिए कोरियन पेनिनसुला में। बाइडेन प्रशासन ने कहा है कि हम नॉर्थ कोरिया के साथ नेगोशिएशंस के लिए तैयार हैं। बट देखो, जो नॉर्थ कोरिया के शासक है ना किम जोंग, वो ये कहते हैं
कि पहले सैंक्शंस हटाओ नॉर्थ कोरिया के ऊपर से, तब हम बात करेंगे। अब देखो, इस सिचुएशन में एक बात ये बोली जा सकती है, नॉर्थ कोरिया के ऊपर तो सैंक्शंस काफ़ी लंबे समय से हैं, एक प्रकार से ये इंश्योर करने के लिए कि नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियराइजेशन का रास्ता छोड़ दे। लेकिन ऐसा करके क्या हम ये इंश्योर कर पाए हैं कि नॉर्थ कोरिया जो है वो न्यूक्लियराइजेशन का रास्ता छोड़े? नहीं, ये हम नहीं इंश्योर कर पाए हैं। तो देखो, होना ये चाहिए कि वर्ल्ड में सभी जो देश हैं वो ऑलरेडी, मतलब जिनके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, वो भी न्यूक्लियर वेपन्स को एलिमिनेट कर दें। बेशक ये बहुत ज़्यादा आइडियल चीज़ है, लेकिन यही एकमात्र सॉल्यूशन है पूरे प्लेनेट को न्यूक्लियर फ्री इंश्योर करने का। एक ट्रीटी आई थी 2017 में न्यूक्लियर वेपन्स को बैन करने के लिए और कंप्लीट एबोलिशन के लिए। बट देखो, ये जो न्यूक्लियर वेपन वाले स्टेट्स हैं ना, उन्होंने मानी नहीं इस ट्रीटी की बात कि हाँ हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स हैं हम उनको एलिमिनेट कर देंगे। नहीं, जिनके पास है ना वो एलिमिनेट नहीं करना चाहता है अपने न्यूक्लियर वेपन्स। तो ये दिक्कत है। तो मतलब ये है, कहने का सॉल्यूशन एकमात्र यही है कि वर्ल्ड में सभी देश जिनके पास भी न्यूक्लियर वेपन्स हैं, सारे अपने अपने न्यूक्लियर वेपन्स एलिमिनेट कर दें। बेशक ये चीज़ बहुत ज़्यादा आइडियल है, लेकिन सॉल्यूशन तो देखो यही है। ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया न्यूक्लियर वेपन्स से संबंधित। हमारी आज की इस डिस्कशन में इतना ही है। 3 इश्यूज हमने डिटेल से डिस्कस किए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।